everyone, once again welcome back to my YouTube channel Zip of Study. Hope you all are fit and fine. So let's continue our electricity chapter of class 10th. I have done basic terminology, basic terms of this chapter in my previous video. So you may find the link of that video in description box या फिर आप class 10 playlist में check कर सकते हो, उसका आपको link मिल जाएगा video का, right? तो basic terminology we have already done. So today we are going to discuss resistors in combination. Okay, so जब combination में resistors लगे होंगे तो how will derive their total resistance का formula and some other topics like some other definitions बोल सकते हैं like heating effect of electric current, electric power, electric energy, right, and their formulas. Okay, so let's continue. So today's main topic, जो हमारा main topic रहेगा आज का, वो है resistors in series and parallel, right? So first of all, let me start with resistors in series. Okay, तो अगर resistors series में connected हैं तो आप total resistance कैसे find करोगे? You have total two derivations, right? In whole physics. अगर पूरी physics की बात करूँ तो only two derivations are there. अभी derivations क्या होती हैं? You may get confused in it. Actually 9th class में you have already read about a few derivations जैसे universal law of gravitation या एक फॉर्मूला था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का F = m में, वो भी डराइव करना होता है, राइट? सो ऐसी कुछ चीज़ें आप देख चुके हो ऑलरेडी. सो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये दो ही डेरिवेशंस मिलेंगी पूरी फिजिक्स के अंदर, राइट? अगर रेजिस्टर्स सीरीज में लगे हुए हैं तो उसका फॉर्मूला ड्राइव करो, या रेजिस्टर्स पैरेलल में लगे हुए हैं उसका फॉर्मूला ड्राइव करो, राइट? क्वेश्चन ये बन सकता है कि अप्लाई ओहम्स लॉ टू ऑब्टेन द relation of resistors when they are connected in series or parallel. Okay, so आपको एक फॉर्मूला ड्राइव करना है ओहम्स लॉ अप्लाई करके जब resistors सीरीज या पैरेलल में लगे हों, राइट? सो लेट्स स्टार्ट. वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, जब भी resistors are connected in series, right, तो you have to keep it in your mind that I is same, okay, and V is different. ओके, I is सेम, करंट सेम रहता है सीरीज में, एंड वोल्टेज जो पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ते हो आप, दैट इज डिफरेंट इन केस ऑफ सीरीज, राइट? सिमिलरली अगर पैरेलल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, I डिफरेंट हो जाएगा, V सेम हो जाएगा. तो दैट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट टॉपिक. ओके, दैट इज रेजिस्टर्स इन पैरेलल, राइट? सो लेट्स स्टार्ट इट्स डेरिवेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कंसिडर थ्री रेजिस्टर्स. ओके, तो सपोज वी हैव कंसिडर्ड थ्री रेजिस्टर्स. Okay, now this one is R1, this is R2, this is R3. Okay, next we have connected these resistors with the battery, right? Switch भी लगा देते हैं, ठीक है? मतलब in short इलेक्ट्रिक सर्किट हमने कंप्लीट कर लिया. ओके, अब करंट वगैरह फ्लो करेगा यहाँ से, है ना? टोटल करंट I जाएगा. ओके, अब I करंट यहाँ से जा रहा है. What we have said here कि I is same. ओके, तो इट मीन्स तीनों रेजिस्टर में से करंट क्या जाएगा, वो तो सेम ही जाएगा, I. ओके, सो जब टोटल करंट यहाँ से वायर से बाहर आएगा, थर्ड रेजिस्टर से बाहर निकलेगा, तो दैट विल बी I. ओके, इनिशियल भी I था, फाइनल भी I है. ओके, नाउ V इज डिफरेंट. अब V डिफरेंट का मीनिंग क्या है यहाँ पे, ध्यान से समझना. वी हैव थ्री रेजिस्टर्स R1, R2, R3. ओके, आई हैव गिवन द नेम्स R1, R2, R3. ओके, अब तीनों की वोल्टेज मतलब जो पोटेंशियल है वो हम बोल रहे हैं कि डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली डिफरेंट की वैल्यू भी डिफरेंट होगी ना. पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब यही हो गया ना कि इनकी वैल्यू डिफरेंट है. तो मान लो पहले जो रेजिस्टर है उसकी वैल्यू है V1, मतलब उसके वोल्टेज की, सेकंड वाले की V2 एंड थर्ड वाले की V3. ओके, तो ये मैंने वैल्यूज इसकी कंसिडर कर ली, V1, V2 एंड V3, राइट? अब अगर बात करें, देखो तीनों के अलग अलग वोल्टेज है, V1, V2, V3. ओके, कंबाइंड वोल्टेज की बात करी जाए अगर, राइट, तो वो होगी इसकी V. ओके, टोटल वोल्टेज होगी V, राइट? सो व्हाट वी हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे इसको, तो हम लिखेंगे सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा ना, वो ये होगा कि टोटल वोल्टेज या टोटल पोटेंशियल डिफरेंस. मैं यहाँ पे वोल्टेज बोल देती हूँ, तो आपको ध्यान रखना है वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस, मीनिंग यहाँ पे ना ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, बट आपको रिटर्न में हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस ही लिखना है. सो हम यहाँ पे अभी क्या लिखेंगे, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, रिटर्न में आपको यही चीज़ लिखनी है कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3. ओके, तीनों का सम कर देंगे तो टोटल वोल्टेज आ जाएगी हमारे पास, राइट? नेक्स्ट
अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इज इक्वल्स टू आई आर, राइट। ये जो मैं थ्योरी बोल रही हूँ ना बीच में, जो दो दो छोटी छोटी लाइन्स बोल रही हूँ मैं एक दो, वो यू हैव टू राइट देयर, ओके। जैसे मैंने यहाँ पहले ऊपर बोला था कि लाइक इस स्टेप से पहले आप लिखोगे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होता है V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, राइट। उसके बाद लिखोगे आप अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, ओके, या एज वी नो लिख सकते हो, एज वी नो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इज इक्वल्स टू आई आर, ओके। अब ये तो है एक बेसिक फार्मूला, V इज इक्वल्स टू आई आर। जब टोटल पोटेंशियल V होगा, टोटल करंट I होगा, टोटल रेजिस्टेंस R होगी, राइट। बट हमारे पास क्वेश्चन ही क्या चल रहा है, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने का, है ना। तो अगर टोटल रेजिस्टेंस हम फाइंड कर रहे हैं तो वोल्टेज अलग अलग है, हमने ऑलरेडी बोल दिया। तो अब हम क्या करेंगे, अगर मैं यही ओहम्स लॉ तीनों अलग अलग रेजिस्टर्स के ऊपर अप्लाई कर दूं, राइट, तो व्हाट विल आई गेट। तो अभी यहाँ पे वही लिखना है हमने। सपोज अब आप यहाँ पे लाइन लिखोगे कि अप्लाई ओहम्स लॉ ऑन डिफरेंट रेजिस्टर्स या ऑन 3 रेजिस्टर्स, ओके। तो जब आप ओहम लॉ अप्लाई करोगे ना तो देखो क्या आएगा। अगर मैं पहले रेजिस्टर की बात करूँ तो उसकी वोल्टेज कितनी है, V1 इज इक्वल्स टू उसका करंट कितना है, एज वी ऑलरेडी सेड कि I इज सेम इन केस ऑफ सीरीज, ओके। तो I तो यहाँ पे सेम है, तो I का I ही रहेगा। R की वैल्यू क्या है, R1, okay. Similarly for second resistor V2 is equals to IR2. Similarly for third resistor V3 is equals to IR3, right. अब V की वैल्यू भी होगी, V1 हो गया, V2 हो गया, V3 हो गया, सारी वैल्यूज वी हैव ऑलरेडी लाइक गेट इट, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यूज को ना आपने क्या सब्स्टिट्यूट करना है इस इक्वेशन में, ओके। कंसिडर इट एज इक्वेशन नंबर 1। तो आप अभी नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा कि यूज ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, ओके। तो जब आप इक्वेशन 1 में सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो देखो क्या आएगा आपके पास, V की जगह आ गया IR इज इक्वल्स टू V1 की जगह हो गया IR1, V2 की जगह IR2, V3 की जगह IR3, राइट। नेक्स्ट स्टेप विल बी, अब देखो राइट साइड में से ना आपको क्लियरली दिख रहा है कि I को हम कॉमन ले सकते हैं, राइट। I को अगर कॉमन ले लेते हैं तो विल गेट R1 प्लस R2 प्लस R3 इन ब्रैकेट, ओके। तो I R1 प्लस R2 प्लस R3, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इट्स क्लियरली विजिबल कि दोनों साइड I सेम टर्म आ रही है, दे विल कैंसल आउट ईच अदर। तो वी लेफ्ट विथ this result, R is equals to R1 plus R2 plus R3, okay. So this is the total resistance, or we can say equivalent resistance, or we can say net resistance, okay. तो बहुत सारे नाम है इसके, आपने ध्यान रखना है। तो total resistance हमारे पास क्या फॉर्मूला आ गया, R is equals to R1 plus R2 plus R3, okay. लाइक अभी मान लो कोई न्यूमेरिकल आ जाता है जहाँ पे आपको 2 रजिस्टर भी दिए हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, राइट। अगर दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, ओके, इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो आपने क्या करना है, अगर उसकी टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करनी है तो यू हैव टू सिंपली ऐड ऑन ऑल द वैल्यूज, ओके। तो सिंपल आपके पास टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी इन केस ऑफ सीरीज, इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, राइट। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी, सारे रेजिस्टेंसेस का सिंपल प्लस करना, राइट। सो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया, हमने ड्राइव भी कर दिया। तो इसकी जो डेरिवेशन है ना, बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि बोर्ड वाले इसको लाइक उठाएं क्वेश्चन को कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, बहुत रेयर चांस है। बट स्टिल हमें सब पढ़ के जाना है, बोर्ड वाले डालें कुछ ना डालें, ठीक है, वो गुड लक है हमारा या बैड लक है वो लास्ट में देखेंगे जाके। बट फिलहाल यू हैव टू प्रिपेयर ऑल द टॉपिक्स इन वेरी डिटेल, ओके। ओके, नेक्स्ट अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे साथ में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा रेजिस्टर्स इन पैरेलल का, ओके। तो यहाँ पे अभी टॉपिक ही चेंज कर देते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो देखो यहाँ पे अगर रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड होंगे ना, ठीक है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि अब यहाँ पे V सेम होगा, जैसे सीरीज में I सेम था, यहाँ पे V सेम रहेगा एंड I इज़ डिफरेंट, ओके। यहाँ पे भी I डिफरेंट होगा, ठीक है जी। तो अभी डायग्राम में भी चेंज आएगा ऑफ कोर्स, ये तो सीरीज में लगे हुए थे, आपको क्लियरली विजिबल है। अब हमें ऐसे ही सर्किट डायग्राम बनाना है जिसमें 3 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ओके। तो क्लियरली दिखने चाहिए कि पैरेलल में लगे हुए हैं। तो सपोज कर लेते हैं वी हैव कंसिडर्ड 3 रेजिस्टर्स R1, R2 एंड R3। ओहो, आपने डायग्राम अच्छे से बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास स्केल नहीं है,
क्लियर. सो सपोज दिस इज R1, R2, दिस इज R3. ओके, बाकी तो चलो सर्किट ही कंप्लीट करना है. बैटरी लगा दो, स्विच लगा दो. ठीक है जी, क्लियर. नाउ सबसे पहले हम स्टार्ट करते होते हैं करंट की डायरेक्शन से. ओके, तो आई जाएगा इस साइड. अब यहाँ से टोटल करंट तो निकला आई. ओके, अब टोटल करंट जा रहा है यहाँ पे आके, उसके पास 3 रास्ते हैं अलग अलग जाने के लिए, है ना. 3 अलग अलग वायर्स होगी, राइट. अगर 3 अलग रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं, तो इट मीन्स देयर विल बी 3 डिफरेंट वायर्स. ओके, 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. तो 3 वायर्स है अगर यहाँ पे, तो करंट यहाँ पे आके 3 अलग अलग वैल्यूज़ में डिवाइड हो जाएगा. ओके, तो अब यहाँ पे क्या जाएगा, पहले रजिस्टर में वैल्यू जाएगी I1 की, सेकंड में जाएगी I2 की, एंड थर्ड वाले में जाएगी I3 की. ओके, एज वी हैव ऑलरेडी सेड कि V इज सेम, तो V यहाँ पे सेम रहेगा. ठीक है, तो आप यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा सकते हो कि V जो वैल्यू है उसकी पोटेंशियल की सेम है थ्रू आउट दिस 3 रजिस्टर्स. ओके, अब टॉपिक कहाँ से स्टार्ट करना है, देखो बिल्कुल सेम मैनर में स्टार्ट करेंगे. मैंने तभी रेज नहीं करा. ठीक है, यू लाइक ऐसे बोल सकते हो कि देयर इज़ नो नीड टू क्रैम दिस डेरिवेशन, कि आपको स्टेप को क्रैम नहीं करना पड़ेगा कि इसके बाद क्या करना है, इसके पहले क्या करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे एंड करना है. इट्स वेरी सिंपल, है ना. जैसे पिछली बार में क्या था, देखो डिफरेंट कौन सी वैल्यू थी, वोल्टेज डिफरेंट थी ना सीरीज़ वाले में, तो हमने स्टार्टिंग कहाँ से करी, डिफरेंट वाली वैल्यूज से, राइट. अब कुछ और है ही नहीं जो सेम है, उससे क्या लिखेंगे. अब करंट आई है तो सारे सर्किट में ही आई है, सारे रजिस्टर्स में आई है ना. तो उससे क्या शुरुआत करेंगे हम, तो हमने शुरुआत करी थी वोल्टेज से. ओके, और जो चीज़ें डिफरेंट थी ना, फिर वही ओहम लॉ में से उसी की वैल्यू निकाल के उसमें सब्स्टिट्यूट करी थी. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. जो वैल्यूज डिफरेंट हैं वहीं से टॉपिक स्टार्ट करना है आपने, डेरिवेशन, राइट. वहीं से डेरिवेशन स्टार्ट करनी है आपने. उसके बाद वो सारी वैल्यूज़ को ओहम लॉ में से निकालना है. ठीक है, फाइंड आउट करना है. ओहम लॉ में से फाइंड आउट करके उसमें सब्स्टिट्यूट कर देना, जो मेन फर्स्ट इक्वेशन से स्टार्ट करा था हमने, राइट. सेम कॉन्सेप्ट विल ट्राई हियर. ओके, अब देखो डिफरेंट कौन सी वैल्यूज़ हैं यहाँ पे, या कौन सी वैल्यूज डिफरेंट है. वेरी गुड, आई होप सबने आंसर करा है. इट इज़ करंट. ओके, अब अगर करंट की वैल्यू डिफरेंट है ना, तो इट मीन्स हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, I इज इक्वल्स टू, मतलब टोटल करंट से स्टार्ट करेंगे. I1 प्लस I2 प्लस I3. ओके, अब ये तो हो गया टोटल करंट से स्टार्टिंग. कंसीडर इट एज इक्वेशन 1, वो सेम रहेगा. ठीक है जी. अब हम क्या कहेंगे, सेम कॉन्सेप्ट आएगा कि अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ ना, या हमें पता है कि ओहम लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल्स टू IR होता है, राइट. अब पहले वाले केस में क्या था ना, V की वैल्यू चाहिए थी, तो डायरेक्ट ओहम लॉ अप्लाई हो गया, बिकॉज ओहम लॉ में भी V की वैल्यू निकलती है IR के इक्वल, है ना. बट यहाँ पे क्या होगा, हमें V की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें चाहिए I की वैल्यू, है ना. हमें हमारी सारी वैल्यूज़ ओहम लॉ में से I की निकालनी पड़ेंगी, बिकॉज वी नीड वैल्यूज़ ऑफ I1, I2, I3. ओके, सो हम ओहम लॉ लगाएंगे, लेकिन उसमें से वैल्यूज़ किसकी फाइंड करेंगे, I की वैल्यूज़. ओके, तो अब सेम मैनर में आप क्या करोगे, देखो V इज इक्वल्स टू IR तो ऑलरेडी है ना. ठीक है, तो यहाँ से, ठीक है, इसी स्टेप में से निकाल लो I इज इक्वल्स टू V अपॉन R. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. ओहम लॉ में से ही हमने V इज इक्वल्स टू IR था, वहाँ से I फाइंड आउट कर लिया, दैट इज V अपॉन R. क्लियर. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, अब सेम V1 की बात करें अगर पहले रजिस्टर की, है ना. अब यहाँ पे V1 नहीं आएगा, बिकॉज हमारे पास वोल्टेज क्या है, सेम है ना. अब हमें ये ऐसे सेम ही मेथड से I1 निकालना है. देखो I था, तो I1 अगर मैं निकालूँ, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट रजिस्टर जिसमें करंट I1 है, उसकी रेजिस्टेंस कितनी है R1, और उसकी वोल्टेज कितनी है V. ठीक है, पोटेंशियल, उसका पोटेंशियल कितना है V, राइट. सिमिलरली I2 निकाल लो, दैट इज V अपॉन R2. I3 निकाल लो, V अपॉन R3, राइट. अब ये सारी वैल्यूज़ को, ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ को कहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, इक्वेशन 1 में. जब इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करोगे तो देखो हमारे पास क्या स्टेप्स आएंगे. नेक्स्ट देखो, I इज इक्वल्स टू था ना, तो पहले I की वैल्यू दिस वन, V अपॉन R इज इक्वल्स टू I1 की वैल्यू V बाय R1, वहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, प्लस I2 की वैल्यू V बाय R2 प्लस I3 की वैल्यू V बाय R3, राइट. अब सेम मेथड देखो अप्लाई, मतलब यूज़ हो रहा है यहाँ पे. पिछली इक्वेशन में क्या था, I सेम था, तीनों टर्म्स में हमने कॉमन निकाल लिया. तो यहाँ से भी सिमिलर मैनर लाइक V को बाहर निकाल लेते हैं, सेम टर्म है. ठीक है, तो V अपॉन R इज इक्वल्स टू V, अंदर बच गया 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप भी बिल्कुल क्लियर है.
v और v कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना, सेम टर्म्स है। तो अगर ये कैंसिल होगी तो हमारे पास बच गया 1/r इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। सो हियर इज योर रिजल्ट। ओके, सो इट इज टोटल रेजिस्टेंस इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट। सो ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन की टोटल रेजिस्टेंस। अगर 2 और मोर रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल तो उनकी टोटल रेजिस्टेंस हम इस मेथड से फाइंड करेंगे। ओके, टोटल रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, राइट, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी हो सकता है, नेट रेजिस्टेंस भी हो सकता है, ओके, कंबाइंड रेजिस्टेंस भी हो सकता है, कुछ भी लिखा आ सकता है आपको, राइट। सो ये फॉर्मूला हो गया पैरेलल के केस का। सो दिस वाज ऑल अबाउट दीज 2 डेरिवेशंस। ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू अनदर टॉपिक। इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं ना, इसकी अलग से वीडियो बनाऊंगी, बिकॉज इसके ना बहुत सारे लाइक ट्रिक्स बोल सकते हो, ठीक है। वैसे तो क्लास छोटी, आपकी 10th क्लास है, तो ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता सीरीज पैरेलल में से। सिंपली क्लियरली विजिबल होता है डायग्राम में कि कौन कौन से रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड कौन कौन से आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, वैसे ज़्यादातर क्वेश्चन किस बेसिस पे आता है, आपको अलग अलग क्वेश्चन नहीं आएगा कि बस 2-3 रजिस्टर सीरीज में लगा दिए तो टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करो, या 2 पैरेलल में लगा दिए, 3 पैरेलल में लगा दिए ना, उसकी टोटल रेजिस्टेंस नहीं। वो तो पता ही है, सिंपल फॉर्मूला है, वो कंफ्यूज करके डालेंगे। पता है कैसे क्वेश्चन आता है? मान लो आपको ऐसे डायग्राम में दे सकते हैं, मैं सिर्फ रेजिस्टर्स बना के दिखा देती हूँ आपको कि किस शेप में डायग्राम बन सकता है। मान लो एक रेजिस्टर यहाँ पे लगा दिया, है ना, उसके बाद सपोज 2 यहाँ पे लगा दिए, ठीक है, उसके बाद एक यहाँ पे लगा दिया, राइट। अब बोल देंगे कि इसकी टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करो। सपोज इसकी वैल्यू 2 ओहम, 3 ओहम, 4 ओहम, 5 ओहम, ठीक है। ओके, तो अब अगर किसी बच्चे को समझ आ गया कॉन्सेप्ट, है ना, किसी को बिल्कुल क्लियरली समझ आ रहा है, तो प्लीज़ इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर लिखिएगा। मैं भी देखूँ कितने बच्चों को टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया। तो आपने ये देखना है इस पूरे क्वेश्चन में, ये ना मिक्स्ड कम्बिनेशन है, ठीक है। अब ये ऐसा नहीं आया कि ये सीरीज़ का है या पैरेलल का क्वेश्चन है, राइट, ये नहीं देखना। ये है क्वेश्चन मिक्स्ड कम्बिनेशन का, लाइक पैरेलल में भी हैं कुछ रजिस्टर्स एंड कुछ रजिस्टर्स सीरीज़ में भी हैं। तो वो आपको फाइंड आउट करना है ध्यान से डायग्राम को समझ के कि कौन कौन से रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड कौन कौन से आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, सो आई हैव टेकन रैंडम एग्जाम्पल, रैंडम वैल्यूज़। तो आपको इसको सॉल्व करके मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप करके बताना है, ताकि थोड़ा सा आइडिया मुझे भी हो जाए कि किन किन बच्चों ने इस टॉपिक को सीरियसली ध्यान से समझा है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इस टॉपिक के बारे में बहुत बातें होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, ठीक है। अब देखो यहाँ से ना, अगर थ्योरी का क्वेश्चन बनना हुआ हीटिंग इफेक्ट वाले से, अगर इन केस थ्योरी का क्वेश्चन कुछ भी बना, तो थ्योरी का क्वेश्चन बनेगा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट में से। ओके, तो ये मैं पहले ही बता देती हूँ, बोर्ड में अगर क्वेश्चन आया हो, कभी आया हुआ है वैसे, बट न्यूमेरिकल आया हुआ है इसका, इसमें से थ्योरी का क्वेश्चन कभी भी नहीं आया, कभी भी नहीं, ठीक है। अगर आया तो हार्डली इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को थोड़ा और लाइक रीजनिंग का क्वेश्चन बना के उसमें से पूछ दिए, एक आधे नंबर में ऐसा कुछ आया हुआ है। अदरवाइज न्यूमेरिकल आया हुआ है फॉर श्योरली, ठीक है। तो मैं इसी टॉपिक में ना थोड़ा ज़्यादा थ्योरी पे स्ट्रेस देती नहीं हूँ, बट स्टिल मैं आपको बता देती हूँ कि थ्योरी का इन केस अगर क्वेश्चन आया, जैसे स्कूल लेवल पे आ सकता है ना, तो लेकिन बोर्ड वालों ने कभी ऐसा क्वेश्चन डाला नहीं है। ओके, तो अगर इसमें से क्वेश्चन आना हुआ तो क्वेश्चन आएगा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। अब यहाँ से वो सिर्फ इतना सा क्वेश्चन डाल सकते हैं, स्टेट एंड एक्सप्लेन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। स्टेटमेंट आ सकती है इसकी, इसके बारे में पूछ सकते हैं कि क्या बताया गया था, ये इसकी एप्लीकेशन आ सकती हैं कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है हीटिंग इफेक्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है, बिकॉज हमारा अगला टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। देखो टॉपिक के नेम से ही हमें पता चल रहा है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट ज़्यादा प्रोवाइड करने से किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस में जो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, हमें उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। आपको भी पता है किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस को अगर ज़्यादा टाइम के लिए हम चलाएंगे, यूज़ करेंगे, तो क्या हो जाती है, वो गर्म हो जाती है ना। हम कहते हैं कि उसके अंदर हीट प्रोड्यूस हो रही है, राइट, गर्म हो रही है वो डिवाइस। तो वेदर इट्स अवर मोबाइल फ़ोन, वो उसमें भी सेम सिस्टम होता है ना। जितनी भी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, लाइक फ़ैन हो गया, राइट, जो पहले वाले जो बल्ब्स होते थे ना टंगस्टन वाले, ठीक है, तो वो वाले भी गर्म हो जाते थे जल्दी, ठीक है। तो ऐसी सारी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस
क्या करती हैं, अगर ज़्यादा करंट प्रोवाइड करोगे ना, ज़्यादा टाइम के लिए उनको यूज़ करोगे तो वो हीट करने मतलब हीट प्रोड्यूस करने लग जाती हैं, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। तो वही हमारा टॉपिक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो एप्लीकेशन अगर पूछेंगे तो हार्डली आप लिख सकते हो कि ये इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में यूज़ मतलब यूज़ नहीं बोल सकते कि प्रोड्यूस होता है हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। तो एप्लीकेशन कहाँ होगी, सारी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में। इलेक्ट्रिक गीज़र लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक ओवन लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फ़ैन लिख सकते हो, बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है। और कोई थ्योरी का क्वेश्चन खास बनता नहीं है, हार्डली अलॉयज़ में से क्वेश्चन आ सकता है। वो सारे थ्योरी के जो क्वेश्चन है ना, वो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी, सारे क्वेश्चन इसके डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। हो सके तो इसी वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि हो जाए, बट अगर ये ज़्यादा लंबी चलेगी वीडियो फिर मैं वो अगली वीडियो में लेके आऊँगी। पर प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो का वेट करना अगर ये ज़्यादा लंबी होगी तो चलो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट की बात करते हैं हम पहले। अगर स्टेटमेंट आती है इसकी, ओके, अगर स्टेटमेंट आएगी तो व्हाट यू विल राइट, सबसे पहले आप लिखोगे कि जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस में इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, देखो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सबसे पहले हम किसकी बात करें, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस ही क्यों हो रहा है, करंट की वजह से हो रहा है ना, करंट दे रहे हैं हम, राइट। तो इट मीन्स हीटिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा किसके ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट की स्क्वायर, ओके, आई स्क्वायर, राइट। अब ये क्वेश्चन ये राइज करना कि वाई आई स्क्वायर, आई क्यूब क्यों नहीं है, आई की पावर 4 क्यों नहीं है, अकेला आई क्यों नहीं है, ठीक है। ये एक्चुअली जब थ्योरीज दी जाती है ना, थ्योरीज एक्सप्लेन करी जाती हैं, तो उस टाइम पे जो फॉर्मूला फॉर्म होता है, ठीक है, उस पर जो वैल्यूज़ वगैरह जो भी वो पूरा अपनी थ्योरी में एक्सप्लेन करते हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग एक रिजल्ट तैयार करा जाता है। तो उसमें आई स्क्वायर की जो वैल्यू होगी उसी से सेटिस्फेक्शन उनको मिली होगी वैल्यू की, ठीक है, जो रिजल्ट उनको चाहिए। तो दैट्स वाई इट इज़ आई स्क्वायर। तो हमें एज इट इज़ लर्न करना है, ओके, एच इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, राइट। अब नेक्स्ट, हीट जो प्रोड्यूस हो रही है वो और किसके ऊपर डिपेंड करती है। अब देखो हमने लास्ट वीडियो में हमने आपको समझाया था कि जो ओहम्स लॉ था ना, उसने वोल्टेज आई मीन पोटेंशियल एंड करंट को रिलेट करा था, ठीक है, और रिलेट करके वहाँ से एक नई टर्म जनरेट करी थी, रेजिस्टेंस, है ना। और रेजिस्टेंस क्या थी, करंट के ऑपोजिट थी, ठीक है। रेजिस्टेंस करंट को अपोज करती थी, ठीक है, रेजिस्ट करती है चार्जेस के फ्लो को, करंट के फ्लो को, है ना। तो इट मीन्स अगर करंट वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब प्रोड्यूस नहीं, अगर करंट के ऊपर हीट डिपेंड कर रही है तो इट मीन्स हीट रेजिस्टेंस के ऊपर भी तो डिपेंड करेगी ना, ठीक है। तो एच प्रोपोर्शनल टू आर, और वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली नहीं है, ठीक है। तो हीट प्रोपोर्शनल टू आर, राइट। अब हीट और किस फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। अब तीसरा फैक्टर क्या होगा, देखो करंट प्रोवाइड करने का मतलब क्या हो गया, ठीक है। सपोज कर लो मैंने स्विच ऑन रखा हुआ है, ठीक है, फ़ैन चली जा रहा है, ठीक है, चली जा रहा है 2 दिन 4 दिन 10 दिन लगातार चली जा रहा है, दिन रात, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कितने टाइम के लिए करंट प्रोवाइड करा जा रहा है, ठीक है। जितने ज़्यादा टाइम के लिए करंट प्रोवाइड करोगे उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, राइट। तो इट मीन्स अगला फैक्टर होगा टाइम का, राइट। तो जब हमने इन तीनों इक्वेशंस को कंबाइन करा, ठीक है, बाय कंबाइनिंग, तो एच प्रोपोर्शनल किसके आ गया, आई स्क्वायर आर टी, राइट। अब सेम कॉन्सेप्ट, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस होगा, ओके। तो एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी अपॉन जे, ठीक है जी। तो ये हो गया इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला, ठीक है। बट अब आपने सोचा होगा कि कहीं पे भी बुक में जे के बारे में कुछ लिखा नहीं हुआ है ना। लाइक जनरली क्या होता है, हर एक कांस्टेंट जो आप पढ़ते हो ना उसकी खुद की कोई वैल्यू होती है, खुद की कोई पहचान होती है ना। जैसे ओहम्स लॉ में आर एक कांस्टेंट था, उसकी खुद का एक पूरा टॉपिक बन गया, पूरी की एक्सप्लेनेशन बन गई, है ना, रेजिस्टेंस के ऊपर। रेजिस्टेंस किन के ऊपर डिपेंड करती है, वहाँ से एक और टर्म निकला है रेजिस्टिविटी, रो, ठीक है, उसकी खुद की इतनी एक्सप्लेनेशन है ना। ऐसे ही अब आप कहोगे कि यहाँ से जे निकला तो इसकी भी कोई वैल्यू होगी, बट यहाँ पे जे की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। वही हो गया ना कि फॉर्मूले में जे की कोई वैल्यू नहीं, 1 रखी होगी, अगर 1 रख के उनका जो फॉर्मूले की एक्सप्लेनेशन है वो सही मिल गई होगी, ठीक है। तो अगर हम जे को 1 कर दें तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, एंड इट इज अनदर फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, okay, h is equals to I square RT. So you have to remember all the formulas of this chapter, right? So it will help you a lot during your numericals, right? So h is equals to I square RT. Next formula हो गया heat का, okay? अब sometimes we have used work या energy, है ना। हम ये बोल सकते हैं कि in place of heat they use work or energy,
है ना। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना, क्वेश्चन में आपको करंट, रेजिस्टेंस, टाइम ये सब टर्म्स दे रखी है एंड बोल दिया कि वर्क डन फाइंड करो, एनर्जी फाइंड करो, तो यू विल गेट कंफ्यूज के हमने तो IRT से रिलेट करता कोई वर्क का फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है ना। बट ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि वर्क इज इक्वल्स टू एनर्जी, है ना, न्यूमेरिकल में ये चीज़ समझ सकते हो आप, वर्क और एनर्जी सेम चीज़ें हैं। तो अब वर्क और एनर्जी सेम है तो हीट क्या होता है, हीट भी तो एक एनर्जी की फॉर्म है ना, इट इज़ ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट। तो अगर हीट भी एनर्जी की फॉर्म है तो ये खुद से तो कोई ऐसे अलग से टर्म होगी नहीं ना, तो ये भी क्या है, हीट के ही इक्वल हो जाएगा। वर्क, एनर्जी, हीट तीनों आर हम ये बोल सकते हैं न्यूमेरिकल के लिए दे आर सेम। ओके, सो जहाँ पे भी वर्क, एनर्जी बोल दें फाइंड करोगे, इट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट हीट। कहीं पे अगर हीट की बात हो रही है, इट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट वर्क, एनर्जी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि फॉर्मूले कौन कौन से हैं। ओके, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यू हैव टू चूज द लाइक फॉर्मूले के नहीं मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यू हैव टू चूज द फॉर्मूला, राइट। सो ये हो गया। अब कई क्वेश्चन में मैंने आपको एक वीडियो में पहले भी बताया हुआ है ये चीज़ कि समटाइम्स दे आस्क टू फाइंड हीट पर यूनिट टाइम, है ना। तो इससे ना इस फॉर्मूले से H/T निकालने को बोला जाता है। बच्चे क्या कर देते हैं ओवर एक्साइटमेंट में H की ही वैल्यू फाइंड करते हैं, बस वो हीट पढ़ते हैं कि हीट जनरेट, हीट प्रोड्यूस, कुछ भी ऐसा लिखा हो तो वो हीट फाइंड कर देते हैं। पर बेटा इस चीज़ का ध्यान रखना है ऑलवेज कि अगर हीट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम या हीट जनरेटेड पर यूनिट टाइम बोला गया, इट मीन्स दे आस्क्ड यू टू फाइंड H/2, ठीक है। तो उन्होंने आपको H/T फाइंड करने के लिए बोला है। तो H/T का क्या फॉर्मूला बनेगा, I² R। ओके, सो ये अलग से फॉर्मूला नहीं लर्न करना, बस आपको ये मेन फॉर्मूला याद रखना है, H इज इक्वल टू I² RT। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक पावर की। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक नहीं बोल सकते, डेफिनेशन है, ठीक है। डेफिनेशन में भी कुछ खास नहीं है। देखो पावर क्या होता है, आपने 9th में भी ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, है ना, कैपेसिटी टू डू वर्क, या एनर्जी, कितनी एनर्जी यूटिलाइज हो रही है गिवन टाइम में, तो वो होती है पावर, ठीक है। तो चाहे आप वर्क अपॉन टाइम बोल लो, चाहे एनर्जी अपॉन टाइम बोल लो, चाहे हीट अपॉन टाइम बोल लो, सब कुछ एक ही चीज़ है, सब कुछ क्या है, पावर है। ओके, तो पावर के टॉपिक में तो मैं ऑलवेज प्रेफर करती हूँ कि फॉर्मूले याद रखने हैं आपने, ठीक है जी। थ्योरी में से कुछ नहीं आएगा, यहाँ से कुछ नहीं आता कभी, सिर्फ न्यूमेरिकल आता है, और वो बहुत सॉलिड इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होता है, जो बोलते हैं ना कि बस पढ़ के जाना है, आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, कि वैसे तो आता ही आता है, ऑलमोस्ट होता है एग्जाम में, ठीक है। सो यू हैव टू मेंटली प्रिपेयर फॉर इट, राइट। तो पहले फॉर्मूले तो ये हो गए पावर के। नेक्स्ट पावर का एक फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू VI, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज और पोटेंशियल करंट पूछें तो VI हो गया। अब अगर अनदर फॉर्मूला फाइंड करने, अब आप कहोगे कि इतने फॉर्मूले याद नहीं रखेंगे, तो आप ये कर सकते हो, ये फॉर्मूला याद रखना, P इज इक्वल्स टू VI। बाकी ड्राइव कर लेते हैं हम। ड्राइव कैसे करेंगे, एज वी नो फ्रॉम ओहम्स लॉ V इज इक्वल्स टू IR, ये चीज़ तो आपको याद है ना, V इज इक्वल्स टू IR। तो अभी हम क्या करेंगे, इस V की वैल्यू को ना यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है जी। जब आप V की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे ना, तो आपके पास पावर किसके इक्वल आ जाएगी, देखो V की वैल्यू होगी IR इंटू I एज इट इज़, तो पावर का एक नया फॉर्मूला बन गया I² R, ठीक है जी। सो दिस इज अनदर फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अगेन फ्रॉम ओहम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू IR। अब मैं I की वैल्यू फाइंड करूंगी, V अपॉन R आ गया ओहम्स लॉ में से, ठीक है। I की वैल्यू क्या आ गई, V अपॉन R। अब मैं इस I की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगी, तो मेरे पास P की वैल्यू क्या आ जाएगी, V एज इट इज, I की जगह आ गया V अपॉन R, तो P का फॉर्मूला बन गया V² अपॉन R। सो दिस इज अनदर फॉर्मूला। ओके, तो क्रैमिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको याद रखना है P इज इक्वल्स टू VI। तो यहाँ से एक बार ओहम लॉ में से V निकाल के यहाँ सब्स्टिट्यूट करा तो ये फॉर्मूला आ गया, एक बार ओहम लॉ में से I निकाल के यहाँ सब्स्टिट्यूट करा तो ये फॉर्मूला आ गया, सिंपल। ओके, तो ये सब याद रखना आपने, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट, ना एक चीज़ रहेगी, पावर के SI यूनिट बताने रह गए। यस, हीट के SI यूनिट होते हैं जूल। ओके, एज वी हैव ऑलरेडी सेड के वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड के वर्क, एनर्जी सब सेम है, तो वर्क के जूल होते हैं, एनर्जी के भी जूल होते हैं, तो हीट के भी जूल ही होंगे। ओके, तो एक तो ये चीज़ होगी। पावर के SI यूनिट होते हैं वॉट, ठीक है, WATT, वॉट होते हैं इसके SI यूनिट। ओके, नाउ इट्स ऑल डन, राइट। सो वी हैव completed whole electricity chapter
इन फुल डिटेल। ओके, सो नेक्स्ट हम करेंगे इसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अभी वीडियो ज़्यादा लंबी होगी तो आपको बोर नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ हम मेन क्वेश्चंस करेंगे इसके जो लास्ट ईयर्स में रिपीट हुए, लाइक PYQs बोल सकते हैं हम, तो वो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। स्टे इन टच एवरीवन, थैंक you so much. In case if you feel any doubt, any query regarding this chapter or any other chapter, so feel free to talk to me in comment section. Thank you so much.